Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to cover the reports which are published in the month of January. So this is the part first of this video. The part second will come in the end of the January month. So the first report is the Global Economic Prospects report, which is being released by World Bank. So it is very important to know that the Global Economic Prospects report is being released by World Bank. Okay, तो और कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश होती हैं? एक है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है जी. उसके बाद आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो ये सब आपको याद रखेंगे, ये सब भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश होती हैं, ठीक है. और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है, ये बाय एनुअल रिपोर्ट है. बाय एनुअल रिपोर्ट से मतलब ये एक साल में 2 बार पब्लिश होती है, ठीक है. अगर हम इसके डाटाज पर जाएं तो ग्लोबल में इसकी ग्रोथ जो देखी गई है वो 2023 में 2.6 है, तो डिक्लाइन होके ग्लोबल ग्रोथ जो आ रही है वो 2.4% आ जा रही है, ठीक है. तो 2.6% से 2.4% में क्या हो रहा है? डेसिलरेशन हो रहा है. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. ग्लोबल ग्रोथ में 2.6% which was in 2023, it has been reduced to 2.4 in 2024. Okay. In terms of the trade volume, if we are going to discuss about trade volume, so in trade volume there is a plus, means कि in 2023 it was 0.2% and from 0.2 it is being increased to 2.3. Okay, so these data you will have to remember from 2023 to 2024. In advanced economies, if we will talk about, so there is a decrease. In 2023 it was 1.5% growth. In 2024 it is 1.2% growth. Okay, so there is a decrease of 0.3%, means 1.5 to 1.2% has gone. If we talk about the emerging market and developing economies, so the growth we will see that there is still negative in this. So from 2023 it was 4%, so it has been reduced to 3.9. So there is no much difference in it, but still it has been reduced from 4 to 3.9%. Okay, in low income countries, if we talk about, in low income countries there is a plus in it. Okay, so in 2023 it was 3.5%, so from 3.5 it has been increased to 5.5. so this data you will have to remember, from 3.5 to 5.5 in low income countries it has been increased. If we will talk about the India specific, which is very important, you will have to remember this data, doesn't matter what. So for in 2023 it was 6.3%, then it has increased to 6.4, and then it has increased to 6.5. So 6.3, 6.4, 6.5, it is very easy to remember. Then in 2023 it was 6.3, then 2024 it became 6.4, and then 2025 it became 6.5. 6.3, 6.4, 6.5. So now since the global economic prospects is released by World Bank, so we'll have to little bit know about the World Bank also. So वर्ल्ड बैंक का जो इनिशियल नाम था वो क्या था? IBRD, विच इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पर है? वो है वॉशिंगटन DC, USA. वर्ल्ड बैंक का एग्जिस्टेंस आया है वो किसकी वजह से आया है? वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की वजह से आया है, ठीक है. और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को एक अलग नाम है UNMFC, विच इज़ यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है? विच इज़ यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस. तो जब वर्ल्ड बैंक का स्थापन हुआ था तो उसमें कितने डेलीगेट्स आए थे? वो थे 730 डेलीगेट्स और 44 अलाइड नेशंस के आए थे. तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितने नंबर ऑफ डेलीगेट्स थे और कितने अलाइड नेशंस से आए थे. तो 730 डेलीगेट्स फ्रॉम 44 अलाइड नेशंस वर प्रेजेंट. ड्यूरेशन ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस वाज जुलाई 1 to 22 1944. तो जुलाई 1 से लेकर 22 तक 1944 तक की इसकी ड्यूरेशन रही. मोटो क्या है? मोटो है इसका वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, तो ये मोटो है, ये हमें याद रखना है. वर्ल्ड बैंक में अभी करंटली एग्जिस्टिंग 189 कंट्रीज़ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी करंटली वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर्स हैं? इट इज़ 189 मेंबर्स. लेटेस्ट मेंबर आपका कौन आया है? लेटेस्ट मेंबर इज़ रिपब्लिक ऑफ नॉरू. रिपब्लिक ऑफ नॉरू ये आपका लेटेस्ट मेंबर है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद जो इनके प्रेसिडेंट है वो है अजय बांगा, मिस्टर अजय बांगा. ये पहले मास्टर कार्ड के CEO थे. और ये जो अभी करंट में इनके किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं? ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं. तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद आप आओगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितनी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं. फर्स्ट वन इज IBRD, द सेकंड वन इज IDA, देन IFC, देन मीगा, देन ICSID. So IBRD is International Bank for Reconstruction and Development. So it was established in 1944. IDA is International Development Association. It is established in 1960. IFC is International Finance Corporation. It was established in 1956. MIGA is Multilateral Investment Guarantee Agency, which was established in 1988. ICSID is International Center for Settlement of Investment Disputes, which was established in 1966. तो इनके सारे एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स और इनके सबके नाम तो आपको याद रखने अनडाउटेडली.
उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक में रैंकिंग क्या है इंडिया की बाय नंबर ऑफ वोट्स। तो इंडिया की रैंकिंग है 7वें नंबर की, और ये सब आप अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले नंबर पे यूएस आता है, दूसरे नंबर पे जापान, थर्ड नंबर पे चाइना, देन फोर्थ नंबर जर्मनी, देन यूके एंड देन फ्रांस एंड देन इंडिया। ओके। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट पर हम आते हैं जो है इनइक्वलिटी इंक। ये कौन रिलीज़ करता है? ये करता है ऑक्सफाम इंटरनेशनल। तो जो समाज में जितनी भी इनइक्वलिटी है उसको ये रिपोर्ट दर्शाती है, विच इज़ बीइंग रिलीज बाय ऑक्सफाम इंटरनेशनल। तो इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स अवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। तो इसकी थीम याद कर लेना, हाउ कॉर्पोरेट पावर डिवाइड्स अवर वर्ल्ड एंड द नीड फॉर अ न्यू एरा ऑफ पब्लिक एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम याद कर लेना। इस रिपोर्ट में बताता है कि जो 5 दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन, जिसमें आपका एलॉन मस्क, जेफ बीजोस, बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये सब आ जाते हैं। वो बोले कि इन 5 लोगों ने क्या किया है, अपनी जो फॉर्चून है उसको 2020 से दुगना कर दिया है। ठीक है, सिर्फ 5 लोगों ने। और 5 बिलियन उसी पीरियड में जो 5 बिलियन लोग हैं वो और ज़्यादा गरीब होते गए। मतलब जो शुरू के 5 लोग हैं उन्होंने अपनी जो जायदाद है वो दुगनी कर ली है, और जो 5 बिलियन लोग हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। ऐसा बोल रहा है कि रिच 1%, जो शुरुआत का रिच 1% है ना, वो कितना परसेंट फाइनेंशियल एसेट्स ग्लोब का कवर करता है? वो 43%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि 1% लोगों के पास दुनिया की 43% दौलत है। तो ये बहुत बड़ी इनइक्वलिटी को दर्शाता है। इसमें फिर एक और बोला गया कि जो पहला ट्रिलियनियर हमें मिलेगा वो सिर्फ कुछ 10 सालों में हमें मिल जाएगा। इन अ डिकेड वील गेट अ फर्स्ट ट्रिलियनियर। पर गरीबी को ख़त्म करने के लिए हमें टोटल कितने साल लगेंगे? कम से कम 230 साल लगेंगे इस गरीबी को ख़त्म करने के लिए। तो कितना बड़ा नंबर ये दर्शा रहा है। ये देखिए कि 1 ट्रिलियन अगर हमें 10 सालों में मिल रहा है, पर 230 साल लग रहे हैं एक पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। फिर ये दूसरे में एक और बात जो बोली गई वो ये बोली गई कि जो मैन है, जो आदमी है, वो औरतों से कितना पैसा ज़्यादा है उनके पास, तो वो है $105 ट्रिलियन ज़्यादा। यानी कि आदमियों के पास औरतों के मुकाबले $105 ट्रिलियन ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें बोला गया 4 वेज दैट कॉर्पोरेट पावर फ्यूल्स इनइक्वलिटी। तो किन 4 तरीके से ये जो कॉर्पोरेट पावर है ये इनइक्वलिटी को और बूस्ट करता है? ये है कि ये रिवॉर्ड करता है वेल्दी को, ना कि वर्कर्स को। मतलब वर्कर्स को रिवॉर्ड नहीं किया जाता बल्कि वेल्दीज को रिवॉर्ड किया जाता है। दूसरा क्या? डॉजिंग द टैक्सेस, टैक्स बचाने के लिए दूसरा तरीका है। तीसरा प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक सर्विस जैसे एयरपोर्ट हो गया, इनको ये आप जब प्राइवेटाइज कर रहे हो तो ये इसी वजह से इनइक्वलिटी आ रही है। फिर बोल रहा है ड्राइविंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन, जितने लोग हैं उनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उनकी वजह से भी क्लाइमेट का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास तरीके हैं दैट कॉर्पोरेट पावर फ्यूल्स इनइक्वलिटी। ये 4 तरीके आपको याद रखने हैं। ये 4 तरीके आपको अपने डिस्क्रिप्टिव में भी लिखने हैं। ठीक है, अगर आए तो इसके क्वेश्चन कि फर्स्ट वन इज रिवॉर्डिंग द वेल्दी नॉट द वर्कर्स, फर्स्ट सेकंड वन इज डॉजिंग टैक्सेस, थर्ड वन इज प्राइवेटाइजिंग पब्लिक सर्विसेज, चौथा इज ड्राइविंग क्लाइमेट ब्रेकडाउन। उसके बाद आते हैं हम तीसरी रिपोर्ट पर, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स। तो दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स इट इज़ रिलीज बाय UNDESA विच इज़ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स वो कौन रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। पर वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रॉस्पेक्ट्स ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है UNDESA विच इज़ यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो ये क्या है? ये एनुअल रिपोर्ट है। पर जो ग्लोबल इकोनॉमिक हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स था वो बाय एनुअल रिपोर्ट था। ये हमें कंपैरिजन करके याद करना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ, इसने ग्लोबल ग्रोथ के बारे में क्या बोला है कि ग्लोबल ग्रोथ कम हो रही है 2.7 to 2.4%। तो ये याद रखना है 2023 से 2024 में 2.7 से 2.4 आ रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। इन्फ्लेशन 2023 में कितना है? 5.7%, और 2024 में कितना दर्शा रहा है? 3.9। तो 5.7 से 3.9 इन्फ्लेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें ग्रोथ याद करना है 2.7 to 2.4, इन्फ्लेशन याद करना है 5.7 to 3.9। अब उसमें तीसरी जो बात यही है कि एटलीस्ट 238 मिलियन पीपल, ठीक है, 238 मिलियन पीपल एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2023। तो लगभग कितने लोगों ने फूड इनसिक्योरिटी को झेला है 2023 में? 238 मिलियन लोगों ने। तो ये बात याद रखनी है आपको कि 238 मिलियन ने एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी झेली है 2023 में। उसके बाद हम ट्रेड ग्रोथ की बात करते हैं। ट्रेड ग्रोथ 2023 में कितना था? 0.6 से 2.4 हो गया है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है।
उसके बाद साउथ एशिया की जीडीपी की बात करें, साउथ एशिया की जीडीपी 2023 में 5.3 थी, 5.3 से 5.2 आ गई है। ये हमें एक नंबर याद करने वाला है, 5.3 से 5.2 आ गई है। उसके बाद हम इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो इंडिया की ग्रोथ को क्या बताया गया है कि 6.3 से पहले 6.2 जाएगा, पहले कम होगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले डेसिलरेशन है फिर एक्सेलरेशन है, 6.3 to 6.2 एंड देन 6.6। ठीक है, तो ये बहुत नंबर याद करने वाले हैं कि 6.3 से 6.2 जाएगा फिर 6.6 हो जाएगा, 6.3 to 6.2 देन 6.6। उसके बाद हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को भी कमी दिखाया गया है। तो 2023 में इट वाज 5.7, उसके बाद 4.5 आ जाता है, 5.7 से 4.5 आ जाता है। और इंडिया क्या है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। तो लार्ज इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कौन कर रहा है, इंडिया कर रही है। इसमें बता रहा है कि एफडीआई कितने से इंक्रीज़ होगा, 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा एफडीआई 10% से इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया क्या बन जाएगी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए उनको होस्ट करने वाली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर अनाउंस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट तो आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता यू कैन गूगल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024। अगर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 की बात करूँ, इट इज़ रिलीज बाय आईएलओ, इट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, और उसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, ये हुई 1919 में। ठीक है, तो क्या याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट इट इज़ बीइंग रिलीज बाय आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। ओके, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2023 में कितना है, 5.1, और 5.1 से हम बोल रहे हैं 5.2 हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है जी, 5.1 से 5.2, ये हमें फिगर याद रखनी है। अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी है, 5.1 से 5.2। उसके बाद ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल विल बी इंक्रीज बाय 2 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 20 लाख लोग की जो संख्या है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी इस साल 2024 में। तो ये बता रहे हैं, तो 2 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक, और एम्प्लॉयड हो जाएंगे, यानी कि इस 2 मिलियन लोगों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, हाई इनकम कंट्रीज़ में 4.5% है और लो इनकम कंट्रीज़ में 5.7% है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई इनकम कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है 4.5 और लो इनकम कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहा है 5.7। फिर जॉब्स ग्रोथ रेट इन 2023 की बात करूँ तो जॉब्स ग्रोथ रेट हाई इनकम कंट्रीज़ में कितनी है, 8.2% है और लो इनकम कंट्रीज़ में 20.5 है। ठीक है जी, 8.2 है आपकी हाई इनकम कंट्रीज़ में और 20.5 है आपकी लो इनकम कंट्रीज़ में। और इनफॉर्मल वर्क रेट कितना है, इनफॉर्मल वर्क रेट इज़ 58% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। ठीक है, तो इनफॉर्मल वर्क रेट कितना है, 58% ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं 5वीं रिपोर्ट पर, वो है IRDAI की एनुअल रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर वुमेन में जो 5 स्टेट्स हैं जो टॉप किया और जो 5 बॉटम स्टेट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। मैंने तो उसको वैसे तरीके से याद किया है, क्या कंचा मौसम है, तो क्या कंचा मौसम है, तो के फॉर कर्नाटका, फिर केरला, फिर मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय। क्या कंचा मौसम, बस। तो कर्नाटका, केरला, मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय, ऐसे याद कर लो। मैं अपने आप कुछ बना लेना, मैं तो अपना बना लिया भाई, क्या कंचा मौसम। उसके बाद बॉटम 5 स्टेट्स की बात करूँ तो बॉटम 5 स्टेट्स में LHJUG, तो मैंने तो उसको लहड़ी जुग के नाम से बनाया है। मेरा एक दोस्त है, हम उसको जुग बोलते हैं और वो लहड़ी है, तो इसलिए LHJUG। तो इसमें L फॉर लद्दाख, H फॉर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आप अपने हिसाब से अपना कुछ भी एक्रोनिम बना सकते हैं और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्या कंचा मौसम, तो यानी कर्नाटका, केरला, मिज़ोरम, सिक्किम, मेघालय। ठीक है, तो ये आपके पास टॉप 5 स्टेट्स हैं। और लहड़ी जुग यानी कि लद्दाख, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये ऐसे आपके ये 5 टॉप और 5 बॉटम स्टेट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2023। इंडिया फिनटेक रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, इंडिया फिनटेक रिपोर्ट रिलीज़ करता है ट्रैक्सन। ठीक है, TRACXN। तो ये इंडिया फिनटेक रिपोर्ट इसने रिलीज़ करी है। तो इसने बोला कि जो रैंक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक है US की, और इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की रैंक है थर्ड, इंडिया की थर्ड रैंक है। बस हमें ये याद रखना है इसमें, ठीक है जी, कि इंडिया की रैंक क्या है इंडिया फिनटेक रिपोर्ट में। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है, तो इंडिया ने
क्या परसेंटेज होल्ड करिए, इट इज़ 6%, ठीक है। तो ग्लोबली इंडिया की फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग कितनी है, 6% है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया फिनटेक रिपोर्ट रिलीज बाय ट्रैक सेक्शन, और उसके बाद फर्स्ट रैंक है यूएस की, सेकंड है यूके की, और थर्ड है हमारे इंडिया की, और इसका जो परसेंटेज देखेंगे वो 6% आता है। फिर हम बात करें, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गोल्डमैन सैक्स ने। क्या रिपोर्ट है, इट इज़ एशियन फोकस इंडिया, ठीक है, इंडिया फ्लो एंड स्टॉक क्वेश्चन फॉर एक्सटर्नल बैलेंसेस, तो ये बताया गया है। तो ये रिलीज़ की है गोल्डमैन सैक्स ने। तो इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करिए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2023 में वो $67 बिलियन, विच इज़ 2% ऑफ द जीडीपी, ये हमें याद रखना है। और 2024 में क्या बता रहे हैं कि $39 बिलियन, विच इज़ 1% ऑफ द जीडीपी। तो इस रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इन 2023 तो $67 बिलियन और उससे रिड्यूस होकर $39 बिलियन ये हमारा हो जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा दर्शाता क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ये दर्शाता है कि जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं सामान वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो ये कम हो रहा है, तो ये एक्चुअली इंडिया के लिए फ़ायदे वाली बात है, ठीक है। तो अभी ये जो करंट अकाउंट है ये बेसिकली किस में आता है, ये आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक कंट्री के द्वारा जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन, तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। करंट अकाउंट की बात करूँ तो करंट अकाउंट में क्या आता है, नेशंस नेट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड होता है, नेट अर्निंग ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो जो अर्निंग होती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स है वो, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स नेट होता है वो, ठीक है। जो आप मान लो आपने इंडिया से कनाडा भेज दिया, कनाडा से इंडिया आ गया, तो दिस इज द नेट ट्रांसफर पेमेंट्स। कैपिटल अकाउंट की बात करूँ, दिस इज नेशंस ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, तो जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे जो आप मान लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करेंगे और सेंट्रल बैंक रिजर्व से डील करेंगे, वो किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। मान लो FDI FPI है, ठीक है, FDI और FPI की बात करूँ तो इट वुड बी FDI और FPI, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर हम आते हैं, हमारी जो 8वीं रिपोर्ट है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि जो आपका पासपोर्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया की जो पोजीशन आई है भाई साहब वो आई है 80th पोजीशन, यानी कि हम 62 डेस्टिनेशन पे, 62 डेस्टिनेशन पे हम वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमें याद करने वाली बात है कि इंडिया की पोजीशन कितनी है, 80, ठीक है। और पहले पर तो ऑब्वियसली जापान ये सब आते हैं, और इनकी जो कितनी डेस्टिनेशन पे ये लोग फ्री घूम सकते हैं, ये है 194 डेस्टिनेशंस। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो फर्स्ट आई हैं। जापान आएगी तो हमेशा आती है, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, इटली, स्पेन, तो ये है, ये कंट्रीज़ हैं, और ये कितने जगहों पर फ्री वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, 194 डेस्टिनेशंस पे। इंडिया की पोजीशन क्या है, 80, और इंडिया वाले कितने जगहों पर वीज़ा फ्री घूम सकते हैं, इट इज़ 62 डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो आई होप यू हैव एन्जॉयड द वीडियो एंड आई विल कम अप विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आफ्टर द मंथ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्प भी करी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।